चलिए, पॉलिटी की इस विकास यात्रा में, संविधान की विकास यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जुडिशियल एक्टिविज़्म कराया और उसी से जन्म में एक कंसेप्ट हमने आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका कराई। उसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बहुत खूबसूरती से उसका मीनिंग समझाया, क्या क्या फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल, हमने वो बताया, नेचर बताया, हमने प्रिंसिपल्स कराए। हम उन प्रिंसिपल्स को कर रहे थे जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रिंसिपल, अगला सिद्धांत क्या कहता है जिस पर स्कोप आधारित है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। हमने आपको स्कोप ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कराया था ना गुरप्रीत, और मैंने बताया था कि उसका वो जो दायरा है, वो जो स्कोप है, वो किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है और वो सिद्धांत हम चर्चा कर रहे थे। उन्हीं में से अगला सिद्धांत ये कहता है, अगला सिद्धांत बेटी कहता है द कोर्ट में अपॉइंट कमीशन। वो ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में कोर्ट कमीशन तक अपॉइंट कर सकता है कुछ स्पेशल केसेस में फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कमीशन या कुछ अदर बॉडीज़ वो गठित कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, और ऐसा हो चुका है। जैसे कि बीसीसीआई में अपॉइंटमेंट का तरीका, फंड्स मैनेजमेंट कैसे होते हैं, सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो जस्टिस लोधा कमीशन उस समय में अपॉइंट किया गया था। जनहित याचिका रिसीव हुई थी और किया गया था, और उसने काफ़ी हद तक बीसीसीआई के कई कामों को उस समय में रेगुलेट करना शुरू कर दिया था जांच के साथ साथ। और उसने रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी कि अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए बीसीसीआई के मेंबर और अदर अथॉरिटीज़ की। तो ये यही कहा गया है कि कोर्ट में अपॉइंट कमीशन, आपको एमसीक्यू आए तो आपको आंसर करना है कि हाँ कर सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और कोर्ट उस कमीशन को ये डायरेक्ट कर सकता है कि डायरेक्ट द मैनेजमेंट ऑफ अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन टेकन ओवर बाय सच कमीशन, कि एक समय के लिए किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट भी वो कमीशन टेक ओवर कर सकता है। यानी कि उस कमीशन को वो कमीशन उस पब्लिक इंस्टीट्यूशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, इतनी पावर है। यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्रिटिसिज्म भी है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत कोर्ट्स इस तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, यानी कि ये सरकार हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। ये कमीशंस बनाते हैं और उसके बाद जांच शुरू कर देते हैं। जो काम जांच एजेंसियों का है, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सीबीआई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीआईडी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ये कई तरह की अलग अलग जांच एजेंसियां हैं जो काम करती हैं। इनका काम जांच करना है, कोर्ट ये काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद कोर्ट तलब करना शुरू कर देता है अधिकारियों को, जैसे कि सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट को तलब करने लग जाता है कि ये सेक्रेटरी यहाँ आ करके जवाबदेही दे, इससे ये सवाल करना है। डायरेक्ट करने लग जाता है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपको ये करना है। तो ये कहा जाता है कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस हैं, ये प्रशासनिक काम है। कोर्ट ये ना करे, कोर्ट को न्यायिक विधियों को चलाना है, पालना करनी है, जस्टिस को एडमिनिस्टर करना है। लेकिन पीआईएल के तहत कोर्ट ये कहता है कि हम इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं कि जो जांच एजेंसियां करने में निष्पक्षता नहीं रख पा रही हैं, या वो कामयाब नहीं हो पा रही उस जांच में, या वो काबिल नहीं है उस जांच के, उस जांच को कराने के लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पर्पस सर्व करने के लिए कमीशन भी नियुक्त कर सकते हैं। और अगर हमें ये लगता है कि कोई ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसके अधिकार क्षेत्र में डाटा कलेक्शन सिस्टम आता है, या किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फॉल करता है, या कोई जांच अधिकारी फॉल करते हैं, तो हम उस कमीशन को इनेबल करने के लिए इस तरह के किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट भी दे सकते हैं, ताकि वो कमीशन अपना पर्पस सर्व करने के लिए उन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट अपने हाथ में लेकर के अपना पर्पस फॉर द टाइम बिंग सर्व करे। आई बात समझ में? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस सिद्धांत पर भी आधारित चलती है कि कोर्ट कमीशंस अपॉइंट कर सकता है और उन कमीशंस को मैनेजमेंट तक दे सकता है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की, ताकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पर्पस फुली रिजॉल्व हो और सर्व हो, और वो कमीशन इनेबल्ड हो अपना पर्पस सर्व करने के लिए, जिस वजह से उसे बनाया गया है। और यही मेन क्रिटिसिज्म भी है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जुडिशरी का, कि आप एग्जीक्यूटिव फंक्शंस मत परफॉर्म करिए, इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है द कोर्ट विल नॉट, अब कोर्ट ही सिद्धांत स्थापित कर रहा है, और वो ये है द कोर्ट विल नॉट ऑर्डिनरली ट्रांसग्रेस इनटू अ पॉलिसी मैटर। वो कह रहे हैं कि आमतौर पर कोर्ट कभी भी पॉलिसीज़ में ट्रांसग्रेस नहीं करेगा, पॉलिसीज़ में दखल नहीं करेगा। सरकार की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनमें
कोर्ट का दखल नहीं रहेगा, ये कोर्ट को कमांड है। ये सिद्धांत है कि पीआईएल को डील करते समय आपको इस सिद्धांत में ध्यान रखना है कि आपको पॉलिसी मैटर्स में इंटरवेंशन नहीं करना है ताकि आप उनके जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर ना करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोर्ट वुड नॉट स्टेप आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एरियाज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जो इस्टेब्लिश्ड एरिया है जुडिशियल रिव्यू का, कोर्ट उससे बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट अदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, उनके जुरिस्डिक्शनल एरिया में दखल ना करे, उनके वर्किंग स्फेयर में एंटर ना करे, जुडिशियल रिव्यू के इस्टेब्लिश्ड एरिया से बाहर ना जाए, जुडिशियल एक्टिविज़म के वाया जुडिशियल ओवररीच की तरफ को ना बढ़ जाए। इन सभी चीज़ों को मान्यता में रखते हुए कोर्ट को पीआईएल को एंटरटेन करना है। यही पीआईएल के सिद्धांत हैं। तो साफ साफ सिद्धांत ये कहते हैं कि पॉलिसी मैटर में इंटरवेंशन नहीं करना है, कोर्ट को ऑर्डिनरली ट्रांसग्रेस नहीं करना है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली तो कर सकता है। अगर कोई ऐसा पीआईएल लगा जिस मामले में कोर्ट को लगता है कि उसे पॉलिसी में इंटरवेंशन करना है, कि सरकार कोई पॉलिसी लेकर के आई है कि जिसमें सरकार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना चाहती है, ईडब्ल्यूएस को, और ये सरकार की नीति है, सरकार की पॉलिसी है, और उसके वाया अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि जनहित याचिकाएं कोर्ट के पास पहुंची हैं कि भाई जो अदर कैटेगरी क्लासेस हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे कोटे में कटौती हो जाती है, तो दिस इज़ अ समवेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आस्पेक्ट। ऐसे मामले में कोर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंटरवेंशंस कर सकता है। ऐसे और भी कई मामले बन सकते हैं, कोर्ट विल इंटरवीन इनटू दैट। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है। ऑर्डिनरली ट्रांसग्रेशन नहीं करना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली यू कैन डू, बिकॉज सुप्रीम, देखिए कोर्ट के सामने जब पीआईएल आता है, कोर्ट इम्पोर्टेंस से ज़्यादा महत्व प्रायोरिटी को देता है, महत्व से ज़्यादा महत्व प्राथमिकता को देता है। वट इज़ इम्पॉर्टेंट इट इज़ डिफरेंट थिंग, बट वट इज़ द प्रायोरिटी इट इज़ डिफरेंट थिंग। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो एक अलग है, बट मेरी प्राथमिकता क्या है वो एक अलग है। आई बात समझ में? कोर्ट पीआईएल के मामले में प्रायोरिटी पे ज़्यादा फोकस करता है और वो कहता है कि करना भी इसी पे चाहिए, तब बात बनेगी, तब काम बनेगा। तो फिर अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आए जिसमें ट्रांसग्रेशन करने की नीड है, वो कर भी जाता है। दूसरी तरफ वो खुद को कह रहा है जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं जाना है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप देखें तो बहुत से मामलों में पीआईएल के माध्यम से वो जुडिशियल एक्टिविज्म को एग्जीक्यूट कर रहा है। कई बार ऐसा भी लगता है कि जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है। आई बात समझ में कि इट इज़ नॉट गुड। जैसे अगर आप पर्यावरण विदों के तरफ से लगाई गई पीआईएल के माध्यम से देखें तो पटाखों को बैन करने जैसा, तो ये पॉलिसी मैटर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। वो तय करेंगे कि क्या करना है पटाखों का, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्रियों का, बट कोर्ट उस पॉलिसी मैटर में इंटरवीन कर रहा है। फिर कोर्ट रिव्यू की शक्ति से आगे बढ़ रहा है, जनहित याचिका को डील करते हुए एक्टिविज्म के माध्यम से ओवर रीच कर रहा है, क्योंकि ये तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग का डिसीजन है कि 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों के साथ क्या करना है डीजल वाली, और पटाखों के साथ क्या करना है, उन्हें ब्लैंकेट बैन लगाना है या सेलेक्टिव बैन लगाना है, उनके ऊपर किन पटाखों पर बैन लगाना है, किन पर नहीं लगाना है। तो कोर्ट, लेजिस्लेचर विल डिसाइड, एग्जीक्यूटिव मशीनरी विल डिसाइड। वो ये कहते हैं फिर ये मत करिए, कोर्ट खुद भी ये प्रतिबंध लगाता है किन सिद्धांतों पे चलना है। फिर कहानी आ जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया तो फिर कहानी प्राथमिकता की, और जब बात प्राथमिकता की आई तो फिर कोर्ट कुछ नहीं देखेगा। आई बात समझ में? पर सिद्धांत कहते हैं जुडिशियल रिव्यू के प्लेटफॉर्म पे चलो और पॉलिसी मैटर में ऑर्डिनरली ट्रांसग्रेस मत करो, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर मत बनो। ऑर्डिनरली द हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन a writ petition by way of PIL questioning constitutionality or validity of a statute of a statutory rule। समझ आई बात? मुद्दा ये है कि हाई कोर्ट को ये ऑर्डर दिए गए हैं, उसे समझाया गया है कि आपके पास सुप्रीम कोर्ट के बराबर के 142 के कंप्लीट जस्टिस करने वाले अधिकार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत शक्तियाँ हैं कंप्लीट जस्टिस देने की। और मैंने जब आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बताया था तो मैंने आपको ये बताया भी था कि हाई कोर्ट का 142 का जुरिस्डिक्शन मेंशन नहीं है कहीं भी कंप्लीट जस्टिस वाला। आई बात समझ में? लेकिन वहाँ पर मैंने ये बताया था क्योंकि हाई कोर्ट के समय में ये पूछा था कि हाई कोर्ट की एक पावर है कि वो अपने लोअर कोर्ट्स के जो जुरिस्डिक्शन है उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। इसके वाया हमने देखा कि एक तरह का कंप्लीट जस्टिस जैसा उसके पास भी प्रावधान था, बट एक्सप्रेसली क्लियरली ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जैसा सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है कंप्लीट जस्टिस का प्रावधान। तो ऐसे में अगर कोई ऐसे मैटर उनके सामने आ रहे हैं जो यहाँ पर साफ लिखा है कि हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन अ रिट पिटीशन बाय वे ऑफ PIL, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप PIL के माध्यम से भी रिट पिटीशंस लगा सकते हैं।
मैंने आपको बताया था कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई है। अब हमने ये देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत मांगा क्या जा रहा है, तो मांगा ये जा रहा है कि रिट पिटीशन बनती है आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट में आई तो वो आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन बनती थी कि वो किसी ना किसी फंडामेंटल राइट की रिस्टोरेशन की बात यहाँ पर कर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि PIL के माध्यम से ऐसी रिट पिटीशन हाई कोर्ट एंटर ना करे जिस रिट पिटीशन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनवैलिडिटी लॉज की चेक हो रही हो। सिंपल, ये ताकत हाई कोर्ट के पास है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनवैलिडिटी लॉ की चेक कर सके, लाइक द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है, उसकी आवाज़ उसकी से फाइनल है, अल्टीमेट है वो। लेकिन हाई कोर्ट भी इनेबल्ड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कर सकता है, इंटरप्रिटेशंस कर सकता है, बट उसका प्रॉपर एक सिस्टम है। अगर कोई लॉ है उसकी वैलिडिटी को आप वहाँ पर चैलेंज करिए तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट विल लुक इनटू दैट कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। वो ये कह रहे हैं कि आप सिंपली PIL के माध्यम से, क्योंकि PIL का प्रोसीजर बहुत ही डिफरेंट है, एक लूज़ प्रोसीजर फॉर्मेट है, कोई लेटर या टेलीग्राम के माध्यम से भी PIL लगा सकता है। तो एटलीस्ट हाई कोर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनवैलिडिटी वाले मैटर्स को लॉ के एक स्टैच्यूट है, कानून है, वो वैलिड है या इनवैलिड है, इस तरह के संजीदा मामलों को PIL के माध्यम से एंटरटेन ना करें। क्योंकि PIL के माध्यम से आपने केस लगाया और वो निकली एक तरह की रिट पिटीशन, और उस रिट पिटीशन में ये देखा जा रहा है कि ये जो कानून लाया गया है ये फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो फिर तो उस कानून की वैलिडिटी इनवैलिडिटी चेक होगी। क्या चेक होगा, इनवैलिडिटी या वैलिडिटी, कि ये कानून कहीं फंडामेंटल राइट को एब्रिज करता है या इन्फ्रिंज करता है, तो इट मीन इट इज़ इनवैलिड, तो ये क्वालिफाई ही नहीं होता लॉ, तो इसको अब हमें इनवैलिड डिक्लेयर करना है। ये प्रोसीजर हो जब फंडामेंटल राइट हार्म हो रहे हैं लोगों के, वो रिट पिटीशन लगाएं। या जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स के वाया अगर किसी तरह का कोई लीगल राइट उन स्टेट्स का हार्म हो रहा है तो लीगल राइट्स के तहत वो स्टेट्स एप्लीकेशन फाइल करें, पिटीशन लगाएं। जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात आ जाए तो ये मामला संजीदा बनता है। ऐसे मामले में PIL के रास्ते को इतना ज़्यादा प्रमोट ना करें कि वो रिट पिटीशन के माध्यम से स्टैच्यूट की वैलिडिटी इनवैलिडिटी को चेक करा लें कोर्ट के वाया। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड सिस्टम, क्योंकि इससे लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द लॉज इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स और इन द नेशनल लेजिस्लेचर विच इज़ द पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पाएंगी। क्योंकि एवरी डे PIL फाइलिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस, दैट पिटीशन इज़ अ वेरी सिंपल पिटीशन। एवरी डे थाउजेंड्स पिटीशंस बाय द वे ऑफ PIL आएंगी जो कि रिट कैरेक्टर की होंगी और जिनके वाया किसी ना किसी स्टैच्यूट को चैलेंज ही किया गया होगा, और जिनके वाया फिर हर रोज़ वो स्टैच्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनवैलिडिटी के पचड़े में त्रिशंकु होकर लटके रहेंगे। इस तरह से सरकारें काम नहीं कर पाएंगी, राज्य सरकारें लटक जाएंगी, केंद्र सरकार लटक जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनवैलिडिटी का मुद्दा संजीदा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसे डिसाइड करता है, इसके तहत ये मैटर उस वे में ही टेकअप होना चाहिए। तो सिद्धांत ये कहते हैं कि PIL के माध्यम से इन्हें अवॉइड किया जाए, इन्हें इग्नोर किया जाए। PIL के माध्यम से अगर रिट कैरेक्टर के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कराना चाहते हैं किसी स्टैच्यूट को, तो इसे आप इनवैलिड करने से चूकें, मत एंटरटेन करें। आई बात समझ में? क्योंकि कोई चीज़ इनवैलिड, कोई लॉ जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से इनवैलिड क्यों है? अगर तो वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर है, कि मतलब वो विधानसभा या वो पार्लियामेंट तो वो कर ही नहीं सकती थी, अगर वो किसी ना किसी तरह के फंडामेंटल राइट को ब्रिज करता है, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोसीजर के विरुद्ध है, इन 3 ग्राउंड के आधार पर आप उसे इनवैलिड ठहरा सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द PIL लगती है कि रिट पिटीशन वाली कैटेगरी में आप किसी लॉ को इनवैलिड कराना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि आप इससे डील मत करिए। आई बात समझ में? क्लियर हुई है कहानी? अगर वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस से बाहर होगी तो नेचुरली उसे चैलेंज कर देगा कोई ना कोई राज्य कि ये तो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रही, या केंद्र चैलेंज कर देगा कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में नहीं थी, तो फिर रिट पिटीशन वाली कैटेगरी में PIL का स्कोप उसमें कम हो जाएगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोसीजर के विरुद्ध जा रही है तो भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई राज्य या केंद्र, या फिर कोई ना कोई इंडिविजुअल या कोर्ट खुद इसमें इसका संज्ञान ले लेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के विरुद्ध है, ये इनवैलिड है। मेजॉरिटी ऑफ द PIL लगती रिट पिटीशन के माध्यम से है, यानी कि वो रिट कैरेक्टर की होती हैं, जिनके वाया हम लॉज को, स्टैच्यूट को इनवैलिड ठहरा देना चाहते हैं। कोर्ट, हाई कोर्ट को इसमें डील करने से रोका गया है कि आप ज़्यादा एंटरटेन इसे ना करें। इस तरह से हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसफंक्शन करते हैं, उन्हें काम करने से हिंडर करते हैं, और फ्रिवलेंट PILs जो हैं वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव को हैम्पर करती हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड।
आप इसे अवॉइड करिए, ये मामले बहुत संजीदा हैं। सो कहा गया है कि ऑर्डिनरली, आम तौर पर, फिर वर्ड है ऑर्डिनरली, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑर्डिनरली। Ordinarily, the High Court should not entertain a writ petition by way of PIL questioning the constitutionality or validity of a statute of a statutory character. Okay? आगे है गाइडलाइंस फॉर एडमिटिंग PIL। PIL को एडमिट करने की क्या क्या गाइडलाइंस है, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए भाई, गाइडलाइंस, ऐसा नहीं है कि कोर्ट के द्वारा अब तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी तक किसी कानूनी रूप में ना तो संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया, और ये संसद के एक तरह से अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता कानून बनाना, क्योंकि ये सिस्टम ही का जन्म जुडिशरी के द्वारा हुआ। इस सिस्टम को डिवाइस जुडिशरी ने किया, तो इसके तंत्र के रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई कानून बनेंगे भी, कोई लीगल गाइडलाइंस बनेंगे भी तो वो जुडिशरी के वाया ही बने तो ज़्यादा बेहतर। या जुडिशरी एक फ्रेमवर्क सुझाए तो फिर गाइडलाइंस पार्लियामेंट के द्वारा बने तो वो ज़्यादा बेहतर है, बट कानून का अभाव है। पार्लियामेंट ने इसके तहत कोई गाइडलाइंस अभी तक कानूनी रूप में इसलिए भी नहीं बनाई क्योंकि ये एक तरह की जुडिशल इनोवेशन है, और इनोवेशंस को गाइडलाइंस के रिजिड फ्रेमवर्क में रख के उसका इनोवेटिव कैरेक्टर छीनने की कोशिश नहीं की गई। क्योंकि अगर गाइडलाइंस के रिजिड फ्रेमवर्क में रखा जाए तो फिर हो सकता है एक तो उन गाइडलाइंस की टेक्निकलिटी को फॉलो करके बहुत सी ऐसी फ्रिवलेंट कंप्लेंट्स हैं जो PIL का रूप धारण कर जाएं, या हो सकता है कि बहुत सी ऐसी जेन्युइन कंप्लेंट हैं जो PIL के मापदंड पे खरी ना उतरने की वजह से कंप्लेंट फाइल ही ना हो पाए PIL की फॉर्म में, क्योंकि ये बनाई किन के लिए गए हैं ये देखना ज़रूरी है। तो इस वजह से इसके ऊपर कोई रिजिड गाइडलाइंस का ऐसा लॉ या फ्रेमवर्क ऐसा लाया नहीं गया ताकि इनका दायरा टेम्पर ना हो जाए, ताकि इनका रियल कैरेक्टर हैम्पर ना हो जाए, और इसे जुडिशल विजडम पे ही छोड़ दिया गया कि जुडिशरी देखे। जैसे बेसिक फीचर की अब तक कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, वो बेसिक फीचर में क्या क्या चीज़ें हैं वो रेगुलर जजमेंट्स के वाया डिक्लेयर होती रहती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कोई रेगुलर जजमेंट के वाया ही इंटरप्रिटेशन होती है, बट कोई लॉ नहीं, इसे भी उसी पे छोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के गाइडलाइन जब सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि PIL इज़ नॉट अ पिल और पेनेश फॉर ऑल रॉन्ग्स। ये हर तरह के गलतियों के लिए कोई दवा या कोई रेमेडी या कोई ऐसा अमृत नहीं है कि ये हर गलती को सुधार देगा। PIL एक ज़रिया है जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन, पुअर, इलिटरेट, बैकवर्ड सोसाइटी के लोगों को एक वॉइस प्रोवाइड करता है कि वो जुडिशल सिस्टम से बेनिफिट ले सकें, अपने लेजिटिमेट राइट्स जब भी उनके हैम्पर किए जाएं या कॉम्प्रोमाइज़ किए जाएं, इन्फ्रिंज किए जाएं एक्सेसिव पावर के द्वारा, यानी कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो वो उनकी रेमेडीज़ ले सकें। PIL उन्हें वॉइस प्रोवाइड करता है, PIL राइट्स को और स्ट्रेंथन करता है, PIL जस्टिस को सोसाइटी के और डीपर सर्कल्स तक ले जा सकता है। PIL का पर्पस है कि जो लोग अभी तक विजन में नहीं हैं वो लोग विजन में आएँ, ये पर्पस है। बट हर गलती का निवारण PIL है ऐसा नहीं, ये कोई अमृत है ऐसा नहीं। इसे उसी संदर्भ में इस्तेमाल किया जाए जिसके लिए ये बनाया गया है, जो इसका रियल पर्पस है, उसके बाहर इसे इस्तेमाल ना किया जाए। इसी के तहत फिर गाइडलाइंस की नीड पैदा हुई, और वो गाइडलाइंस यहाँ पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट मस्ट एनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड PIL। कोर्ट को जेन्युइन और बोनाफाइड PIL ही इनकरेज करनी चाहिए। जो फ्रिवलेंट PILs हैं, जो किसी न किसी एक्सट्रेनियस पर्पस से लाई गई हैं, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए। और जेन्युइन और बोनाफाइड कैसे तय होंगी, उसके लिए कोर्ट ये कहता है कि आप बेस रखें अपनी डिसीजन को वही ग्राउंड पे कि देखें कि किसी पुअर के द्वारा लगाई गई है। 2018 का मामला है, एक रिटायर्ड एडमिरल, नेवी एडमिरल के द्वारा एक PIL लगा दी गई थी। उस टाइम रंजन गोगोई की बेंच ने ये कहा था कि आप PIL के हकदार नहीं बनते, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर, तो आपने कैसे लगा दिया PIL, इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया था। इस पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि वन ऑफ द ग्राउंड पुअर होना ये सही है, लेकिन सिर्फ पुअर ही हो तो PIL लगा सकता है, करेक्ट नहीं है। इन्वायरमेंटल कंसर्न में ज़रूरी भी नहीं है कि वो पुअर हैं तो PIL लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जब आपने डीजल व्हीकल्स को डिसबैंड किया, जब आपने 1998-99 के दौरान बसेस को CNG में कन्वर्ट किया, जब आपने आज क्रैकर्स के ऊपर बैन लगाया, इसका बेनिफिट दिल्ली में रह रहे सिर्फ पुअर को नहीं मिला, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस को नहीं मिला, इसका बेनिफिट मेल फीमेल को इक्वली मिला, फॉरवर्ड बैकवर्ड को इक्वली मिला, रिच पुअर को इक्वली मिला, एजुकेटेड अनएजुकेटेड को इक्वली मिला। तो CNG का बेनिफिट सबको मिला।
वहाँ से पोल्यूशन कम हुआ, ये फ़ायदा सबको मिला। तो पीआईएल का लाभ सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स तक ही पर्टिकुलरली कन्फाइंड है, ऐसा नहीं है। रेगुलर जजमेंट्स के माध्यम से ये स्थापित होता रहा है कि लाभ लार्जर सोसाइटी को है, उसमें सारे ही कवर होते हैं। हाँ, प्रायोरिटी किसे अकॉर्ड, ओनली एंड ओनली वर्ड नहीं हो सकता कि ओनली पुअर, प्रायोरिटी किसे देनी है वो पुअर होना चाहिए। अगर कोई पुअर है तो उसे प्रायोरिटी दी जा सकती है और ये कंसिडरेशन का एक आधार बन सकता है कि आपको पुअर होना है। तो रंजन गोगोई का ये जजमेंट एक तरह से आने वाली फर्दर पीआईएल के लिए एक रियलिटी चेक तो बन सकता है कि वो थोड़ी डिस्करेज होंगी और उन्हें ध्यान में रहेगा कि हम इस ग्राउंड पे डिस्करेज किए जा सकते हैं आउटराइटली, बट ये बेसिस नहीं है कि फिर फर्दर पीआईएल सिर्फ पुअर सेक्शन ही लगाएगा। लेकिन हाँ, ये डिस्करेजिंग इफेक्ट तो क्रिएट करता है। तो ये ऐसी डेफिनेशन की तरफ हमें अपने आप को झुकाना है। तो उसी के बेस पे आप चेक करेंगे कि वो बोनाफाइड हो और वो जेन्युइन हो। इन्वायरमेंटल कॉज जेन्युइनली दिखे, कोई मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का कॉज जेन्युइनली दिखे, किसी को बेनिफिट उठाने पहुंचाने का कॉज ना हो उसके पीछे। पर्सन कम्युनिटी पुअर हो, जेन्युइनली दिखे। इलिटरेट है, कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पिटीशन नहीं है उनके पास, वो अपनी पिटीशन खुद से नहीं लगा सकते थे, इतने का अनएजुकेटेड हैं, इतने का दूर दराज हैं न्यायालय से, इतने का आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, सामाजिक तौर पर इतने का पिछड़े हुए हैं कि अपने हक की आवाज़ खुद नहीं उठा सकते थे, तो चलिए कोई और उठा रहा है, माना। ऐसी चीज़ें एटलीस्ट विजिबली दिखें तो फिर वो पीआईएल बोनाफाइड है, जेन्युइन है। तो इतना का तो देखना पड़ेगा कोर्ट को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। वो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म रूल्स हों। वो ये कहते हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि हर हाई कोर्ट में बैठा हर जज अपने ही बेसिस पर नियम बना करके पीआईएल को डील ना करना शुरू कर दे। एक हाई कोर्ट है, उसमें जजेस हैं, जजेस की अपनी अपनी बेंचेस हैं, हर जज अपनी विजडम के आधार पर